हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एग्री कोर्स चैनल। मैं डॉक्टर बबली और आज हम डिस्कस करेंगे बायो हर्बिसाइड्स एंड माइक्रो हर्बिसाइड्स के बारे में। जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो है माइक्रो हर्बिसाइड और बायो हर्बिसाइड होते क्या हैं। माइक्रो का मतलब है जो फंजाई बेस्ड हैं और बायो का मतलब है जहाँ पे फंजाई और बैक्टीरिया का जो इनोकुलम यूज किया जाता है उसको हम बायो हर्बिसाइड बोलते हैं। जो बायो हर्बिसाइड्स हैं ये मेनली एज ए वीड कंट्रोल मेथड का एक छोटा सा पार्ट है और ये जो बायो हर्बिसाइड्स यूज किए जाते हैं ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंडर में आते हैं, क्योंकि हमने काफी केमिकल जो हर्बिसाइड्स हैं उनका यूज किया था। तो उनका यूज करते करते हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें भी पोल्यूशन है, सॉइल रेजिड्यू भी काफी है इन केमिकल्स का। और साथ के साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं जिसको देखते हुए एक अल्टरनेट मेथड यूज में लाया गया जिसको नाम दिया गया बायो हर्बिसाइड्स। बायो हर्बिसाइड्स जो कि एक लिविंग थिंग के बेस पे बनाए गए, इसके अंदर हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं और जो फाइटोटॉक्सिक प्लांट रेजिड्यूज होते हैं उनका यूज करेंगे। माइक्रोब्स जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रोटोजोआ है, हम इनका यूज करके एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं हर्बिसाइड के अंदर अगेंस्ट दी वीड्स। जैसे हम केमिकल हर्बिसाइड यूज करते हैं, केमिकल हर्बिसाइड में मान लीजिए जैसे अट्राजीन है तो अट्राजीन का भी एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको उसमें जो लेबल लगा होता है उस पे देखने को मिलता है। तो सेम ऐसे ही बायो हर्बिसाइड्स और माइक्रो हर्बिसाइड्स में फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ और जो प्लांट रेजिड्यू हैं उनके जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। और ये मेथड बहुत ही दी बेस्ट है, ये एक बायोलॉजिकल मेथड है वीड कंट्रोल का जिसके जो इन्वायरमेंटल रिस्क हैं वो बहुत बहुत कम है, मिनिमम लेवल पे है इन्वायरमेंटल रिस्क। और सेकंड इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बायो हर्बिसाइड्स हैं वो फाइटोपैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मीन्स ये नेचुरल एनिमीज होते हैं, ये प्लांट पैथोजेंस होते हैं। कुछ टारगेटेड जो वीड्स होते हैं उनके अगेंस्ट में इनको यूज किया जाता है। और ये माइक्रोबियल फाइटोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि प्लांट जो टारगेटेड वीड्स हैं उनको मारने के लिए ये मेथड फॉलो करते हैं। ये किसी प्लेस के नेचुरल एनिमीज भी हो सकते हैं और बाहर से इंपोर्ट किए गए पैथोजन भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हम हमारे इन्वायरमेंट में अभी नेचुरल एनिमीज नहीं हैं लेकिन हमने कहीं से भी किसी भी क्रॉप के अगर सीड हम इंपोर्ट करते हैं और उनके साथ ही अगर ऐसा वीड है जिसका सीड साथ में आ जाता है और वो वीड यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है तो उसका नेचुरल एनिमी हमारे यहाँ पे नहीं है, तो हमने उस जो वीड है उसका जो प्लांट पैथोजेंस है वो वहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये नेटिव भी हो सकते हैं पैथोजेंस और ये एक्सोटिक पैथोजन भी हो सकते हैं। फिर इनको क्या किया जाता है, सबसे पहले जो स्टेन होते हैं फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोआ या फिर प्लांट रेजिड्यू के जो टॉक्सिक होते हैं नेचर में, उन सभी को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई जब हम कर लेते हैं तो उनको आर्टिफिशियली जो एक मीडिया होता है, कल्चर मीडिया होता है, उसके अंदर ग्रो किया जाता है। और ग्रो करने के बाद उस इनोकुलम जैसे हमने प्रिपेयर किया, फिर फॉर्मुलेट किया, फिर जैसे ही हम हमारी जो क्रॉप है हमने उसको ग्रो किया, ग्रो करने के बाद जब वो अमर्ज होती है, सॉइल सरफेस से ऊपर आती है, तो उसके बाद ही हम पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो सेम उसी टाइप से हमने इन बायो हर्बिसाइड का लाइक एज पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड अप्लीकेशन करनी है किस पे, जो हमारे टारगेटेड वीड हैं केवल उन पे। तो ये क्या करेंगे, जो हमारे टारगेटेड वीड्स हैं, टारगेटेड वीड पे ये हमने जैसे इसको स्प्रे किया, जो भी इसकी जो क्वांटिटी होती है, डोज होती है, उतनी डोज में हम इसको अप्लाई करेंगे। तो जब इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा और जो सेंसिटिव स्टेज होगी
वीड की, तो उसी टाइम पे इसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है इस पैथोजन की, और ये फिर उस वीड के ऊपर इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने के बाद अपने आप को कोलोनाइज करेगा और फिर प्लांट की जो ग्रोथ है उसको सुप्रेस कर देगा, और जैसे जैसे सुप्रेस करता जाएगा जो सिम्टम्स हैं डिजीज के वो हमें दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, एंडेमिक डिजीज वहां पे जो टारगेटेड वीड्स हैं उन पे स्प्रेड हो जाती है। ऐसे करके जो बायो हर्बिसाइड्स हैं वो टारगेटेड वीड्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि जैसे बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं वो हमने यूज किए हैं, जैसे फंगल पैथोजन है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, और सम टाइम हम प्लांट का जो फाइटोटॉक्सिन्स हैं वो भी यूज करते हैं। लेकिन इनमें से दी बेस्ट कौन सा है जिसमें आसानी हमें रहती है और जो इजीली किसी भी टारगेटेड वीड को कंट्रोल कर लेता है, तो वो है फंगल पैथोजन। फंगल पैथोजन क्या करता है, इसको ऐसी ओपनिंग की या वेक्टर की कोई जरूरत नहीं होती, ये प्लांट पे डायरेक्ट अटैक करता है और वहां से डिजीज स्टार्ट कर देता है। लेकिन जहां पे हम बात करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड्स पैथोजन की, तो ये क्या करेंगे, इनको जो भी हमारा टारगेटेड वीड है वहां पे या तो हम खुद ओपनिंग करेंगे या हमें किसी वेक्टर की जरूरत होगी, तब जाके ही कोई वायरस और बैक्टीरिया और नेमाटोड उस वीड पे डिजीज जो स्टार्ट करनी है, इनिशिएट करनी है, वो अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर पाएगा। उसके बगैर वो प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करेगा। तो दी बेस्ट जो फंगल पैथोजन है वही है इन सभी जो भी माइक्रोब्स हैं उनमें। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की कि कब ये जो बायो हर्बिसाइड हैं वो हमारे एग्जिस्टेंस में आए। कब से हमने जो वीड्स है उनके अगेंस्ट में बायो हर्बिसाइड का यूज स्टार्ट किया। वैसे तो सेकंड जो वर्ल्ड वार था उसके जस्ट बाद बायो हर्बिसाइड्स हमारे यूज में आ गए थे, लेकिन जो रसियन थे उन्होंने 1950s में एक जो अल्टरनेरिया कस्केटा साइडी था उसको, उसके स्पोर को प्रिपेयर किया लार्ज अमाउंट में, और जो पैरासिटिक वीड था, जो डोडर था जिसको कस्कटा स्पीसीज बोलते हैं, तो इसके ऊपर इन्होंने इसको अप्लाई किया। अल्टरनेरिया कस्कटी जो फैमिली वाला जो स्पोर था उसको इन्होंने यूज किया। नेक्स्ट 1963 में जो चाइनीज थे उन्होंने जो अलग फंगस थी जैसे कोलेक्टोट्राइकम, इस स्पीसीज का उन्होंने फंगस का यूज किया। कुछ सिमिलर जो सेम वीड था जैसे डोडर वीड था कस्कटा स्पीसीज का, ये एक पैरासिटिक वीड है और इस वीड को टारगेट करने के लिए कोलेक्टोट्राइकम फंगस का यूज किया गया और स्पोर किसके यूज किए थे, अल्टरनेरिया के, राइट। तो ये आज के टाइम पे दे आर कॉल्ड माइकोहर्बिसाइड लूबाउ, राइट। ये जो फंगस का बायो हर्बिसाइड है इस टाइम पे लूबाउ के नाम से मार्केट के अंदर जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि कब जो ये बायो हर्बिसाइड थे हमारी मार्केट के अंदर फर्स्ट कॉमर्शियल लेवल पे अपीयर हुए थे। तो 1980s में यूएसए की मार्केट के अंदर सबसे पहले ये देखने को मिले थे, राइट। फिर हम बात करेंगे कि कौन सी जो स्ट्रेटजी है वो हमें फॉलो करते हैं। मेनली दो टाइप की स्ट्रेटजी है, फर्स्ट है क्लासिकल और इनोकुलेटिव स्ट्रेटजी, सेकंड हमारी है इनोडेटिव और मास एक्सपोजर। जैसे कि नाम से ही आपको डिफाइन लग रहा है कि जो क्लासिकल और इनोकुलेटिव है इसमें क्या करेंगे, हम पैथोजन को बाहर से, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि बाहर से हम पैथोजन को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, फिर उसको वीड के ऊपर अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से वो फिर कंट्रोल में आ जाएगा। और मेनली ये किसके लिए होता है, जो एक्सोटिक वीड्स होते हैं, राइट, उनके लिए ये यूज किया जाता है। और ये स्मॉल अमाउंट में तैयार किए जाते हैं। ये नेचर के अंदर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो अपने आप इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। हम अपने लेवल पे आर्टिफिशियली इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं करते। लेकिन जहाँ पे हम बात करें सेकंड जो स्ट्रेटेजी है, अप्रोच है,
जो इनुंडेटिव है और मास एक्सपोजर है। मास एक्सपोजर में मतलब क्या है कि आर्टिफिशियली हम इस इनोकुलम को, स्पोर को क्या करते हैं, आइसोलेट करके और फिर कल्चर करते हैं और लार्ज अमाउंट में जो टारगेटेड वेट्स हैं वहाँ पे जो इनके स्पोर्स हैं वो स्प्रेड कर देते हैं, ताकि ये एकदम हमारे जो वीड्स हैं उनको, टारगेटेड वीड्स को कंट्रोल कर लें। इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जो क्लासिकल वाला है इसके अंदर पॉपुलेशन कम होती है इनंडेटिव के कंपैरिजन में। क्लासिकल एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है वीड कंट्रोल की, लेकिन अगर हम बात करें मास एक्सपोजर की तो ये एक शॉर्ट टाइम के लिए है, और यहाँ पे क्योंकि लार्ज अमाउंट में हमने जो इनोकुलम है उसको यूज किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड, जो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो बायो हर्बिसाइड्स हैं वो अभी प्रचलन में है। वैसे तो बहुत सारे बायो हर्बिसाइड्स हैं वो प्रचलन में आए हुए हैं, यूजेस में आए हुए हैं। फार्मर्स, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं या रिसर्च के लिए हम यूज करते हैं, जैसे डिवाइन है, कोलेगो है, और बाइपोलरिस है, बायोलोफस है, और लुबाओ 2 है। ये जैसे डिवाइन है, फर्स्ट ऐसा बायो हर्बिसाइड था जो कि यूज में आया था, और ये किसका स्पोर था, फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा का ये फंगल स्पोर था। ये एक लिक्विड सस्पेंशन होता है और इसको आर्टिफिशियली लार्ज अमाउंट में बनाया जाता है। और किसके लिए सबसे पहले ये यूज किया गया था, वो स्टेंगल वाइन, जो कि एक सिट्रस, जैसे सिट्रस का ऑर्चर्ड है, बाग है, तो वहां पे स्टेंजल जो वाइन का वीड नाम का जो वीड है, जो कि आपको फर्स्ट पिक्चर के अंदर दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पे स्टेंजल वाइन नाम का एक वीड है, तो इसके ऊपर ये अप्लाई किया जाता था। और इसको कैसे कंट्रोल करता था, इसके ऊपर जैसे ही अप्लाई किया ये इसके ऊपर इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करते कोलोनाइज करेगा, कोलोनाइज करते ही रूट रोट डिजीज कोज करेगा। ठीक है, जैसे ही ये डिजीज होगी तो धीरे धीरे करके ये जो टारगेट वीड है ये कंट्रोल होता जाएगा, इसकी ग्रोथ है वो सुप्रेस हो जाएगी, ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। सेकंड हमारा है कोलेगो। कोलेगो ये है कोलेक्टोट्राइकम, जो हमने फंगल स्पोर लिया। ये मेनली जो वीड है वो है ज्वाइंट वेज के अगेंस्ट में यूज किया गया, और ओरोबेंकी जो कि एक पैरासिटिक वीड है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया। और ये इन दोनों वीड के अंदर कौन सी डिजीज कोज करते हैं, स्टेम एंड लीफ ब्लाइट। ठीक है, दो टाइप की जो डिजीज, स्टेम एंड लीफ ब्लाइट डिजीज है जो, वो इन दोनों वीड्स में इसको ग्रोथ करवाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं बाइपोलरिस की, ये एक फंगल स्पोर है बाइपोलरिस सोर्गिकोला का, और ये मेनली जॉनसन जो ग्रास है हमारा, जो ये आपको जो हमारी जवार होती है उसके जैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, और जो ज्वाइंट वेज होता है इसका ये सेकंड पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं। जॉनसन ग्रास के अंदर ये फंगल स्पोर अपना अटैक करेंगे, राइट, और फिर जो जॉनसन ग्रास है उसकी ग्रोथ को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। ऐसे करके इन वीड्स की डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो हमारा बायो हर्बिसाइड है वो है बायोलोफस। बायोलोफस में क्या होगा, माइक्रोबियल टॉक्सिन हमने लिया है, यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिस का हमने टॉक्सिन लिया, और इसके अंदर कोई स्पेसिफिक वीड, जो टारगेटेड वीड है, इसको कंट्रोल नहीं किया। इसके अंदर जनरल जो भी वेजिटेशन होगी उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जैसे कसकट्टा है, एक पैरासिटिक वीड है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए लुबाओ 2 का हमने यूज किया गया, जो कि एक बायो हर्बिसाइड है। और किसका ये है, फंगल स्पोर है कोलेक्टोट्राइकम का, और इसके अंदर कोलेक्टोट्राइकम का जो स्पोर है उसको एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो बायो हर्बिसाइड्स होते हैं वो किस किस रीजन की वजह से एग्जिस्टेंस में आए हैं। ठीक है, क्योंकि जो केमिकल हर्बिसाइड है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के जस्ट बाद केमिकल हर्बिसाइड का जो यूज था वो इंक्रीज हो गया, राइट। और केमिकल हर्बिसाइड की वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फार्मर फेस करने लगे,
तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं इन बायो हर्बिसाइड्स के, जब हम अगर एग्रीकल्चर फील्ड फॉरेस्ट्री के अंदर अगर हमने इसको यूज करना है तो इसका मेन बेनिफिट क्या है कि हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ टारगेट वीड, कि जिस भी वीड के लिए हमने इस बायो हर्बिसाइड को प्रिपेयर किया है, फॉर्मुलेट किया है, केवल उसी वीड को ये कंट्रोल करेगा, दूसरे किसी भी नॉन टारगेट वीड के ऊपर ये अटैक नहीं करेगा। दूसरा, ये जो एनिमल्स हैं या जो पीपल हैं उनके ऊपर किसी भी टाइप का कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा, जैसे कि एक केमिकल हर्बिसाइड के बहुत सारे जो नुकसान हैं वो हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो जैसे आजकल आपने सुना होगा कि फ्लेरिस माइनर के अंदर रेजिस्टेंस आ गया अगेंस्ट दी हर्बिसाइड। तो जैसे जैसे हम एक ही टाइप का सालों साल हर्बिसाइड यूज करते हैं तो उससे वीड के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से उस हर्बिसाइड से वो वीड नहीं मर पाता, तो जिसकी वजह से हमें और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जब अगर हम एक ही मोड ऑफ एक्शन के, जो साइट ऑफ एक्शन है, एक ही टाइप के हर्बिसाइड यूज करते गए, तो वो रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम हमें वीड के अंदर फेस करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका बेस्ट अल्टरनेट यही है कि हम बायो हर्बिसाइड यूज करें जिसके अंदर वीड रेजिस्टेंस डेवलपमेंट के कोई चांस नहीं है, जो कि एक सबसे बेस्ट बेनिफिट है। नेक्स्ट, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लो डेवलपमेंट कॉस्ट है, इसकी बहुत ही कम कॉस्ट है इन कंपैरिजन टू केमिकल हर्बिसाइड्स। नेक्स्ट इसका है कि ये मेनली जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके अंदर सबसे बेनिफिशियल है कि कैसे हम जो वीड्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट दी हेल्प, और वी कैन से कि बगैर जो केमिकल हर्बिसाइड्स हैं उनके यूज के, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इसकी वजह से अगर हमने बायो हर्बिसाइड से अगर वीड्स को कंट्रोल किया है तो हमारा जो डिपेंडेंस है केमिकल हर्बिसाइड्स पे वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसका कोई भी जो टॉक्सिक है, रेजिड्यू है, वो इन्वायरमेंट के अंदर नहीं जाएगा, और साथ के साथ सोइल के अंदर भी इसका रेजिड्यू नहीं जाएगा। तो ये बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस थे, इसके बेनिफिट्स थे। नेक्स्ट है कि देखो कोई भी इस वर्ड के अंदर है तो उसकी कुछ मेरिट्स होंगे, कुछ डीमेरिट्स होंगे, बट वो डिपेंड करता है कि उसकी मेरिट्स ज्यादा इफेक्टिव हैं या डीमेरिट्स ज्यादा इफेक्टिव हैं, उसके बेस पे उस चीज को हम यूज करते हैं। तो इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं, और उस डीमेरिट्स में क्या है कि नैरो होस्ट रेंज, कि जैसे टारगेटेड वीड हैं तो कुछ ही स्पीसीज के वीड्स को ये कंट्रोल कर पाते हैं, हर एक स्पीसीज के वीड को, मतलब जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना, कि सेजिस को भी इन्होंने कंट्रोल कर दिया, या फिर ब्रॉड लीफ वीड को भी कंट्रोल कर दिया, या ग्रासेस को कंट्रोल कर दिया, नैरो वीड्स को कंट्रोल कर लिया। तो ऐसा नहीं है, केवल जो टारगेटेड वीड्स हैं उन्हीं को ये कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट है कि इनका जो लाइफ स्पैन है, जो लाइफ साइकिल है, वो बहुत ही शॉर्ट है, राइट। फिर है कि इनकी जो स्टोरेज है उसके लिए भी स्पेशल कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती हैं, नहीं तो जैसे टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब इसको अफेक्ट करते हैं, राइट। इसकी ग्रोथ कितनी होगी वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, इसको जब हम फॉर्मुलेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो इसकी जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ा एक इशू है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये इसकी एक सबसे अब तक की डीमेरिट रही है। और जब भी हम इसको यूज करते हैं, इसकी जो एफिकेसी है इन कंपैरिजन टू केमिकल हर्बिसाइड वो भी कम है। अगर हम बात करें कि केमिकल हर्बिसाइड तो क्या है कि उसको हाफ टाइम, हाफ आवर चाहिए, या 1 घंटा चाहिए, 2 घंटा चाहिए मैक्सिमम इफेक्ट अपना शो करने के लिए, किसी भी वीड को मारने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें बायो हर्बिसाइड्स की, तो बायो हर्बिसाइड्स बहुत ही स्लोली काम करते हैं, राइट, इन कंपैरिजन टू केमिकल हर्बिसाइड्स। इनको अपनी ग्रोथ दिखाने के लिए, वीड्स को, टारगेटेड वीड्स को कंट्रोल करने के लिए एक लंबे टाइम की जरूरत पड़ती है।
नेक्स्ट है कि इनमें से कुछ ऐसे माइक्रो हर्बिसाइड्स हैं जो कि सॉइल के अंदर एक लंबे टाइम तक रहते हैं, परसिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे आने वाली क्रॉप है या कोई भी प्लांट लाइफ है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो ये भी इसकी एक डीमेरिट है। अब इसके ऊपर बायो हर्बिसाइड्स और माइक्रो हर्बिसाइड्स के बेस पे कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो हर्बिसाइड। इनमें से कौन सा बायो हर्बिसाइड्स है? एक तो है कैक्टोब्लास्टिस, दूसरा है हेलियंथस, जो सी है वो है फाइटोप्थोरा, और जो डी ऑप्शन है मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो सारे ही राइट हैं, ये सारे फंगस है जिसका हमने एज ए बायो हर्बिसाइड यूज किया है। नेक्स्ट है बायो हर्बिसाइड हैव बीन रिकमेंडेड टू प्रिवेंट इको डिग्रेडेशन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है बिकॉज ऑफ देयर रेडी अवेलेबिलिटी, ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ देयर चीप रेट्स, एंड ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ देयर अबेंडेंस। तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है टू प्रिवेंट इको डिग्रेडेशन, कि इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन होता था केमिकल हर्बिसाइड के यूज से वो ना हो, इसलिए बायो हर्बिसाइड्स का हमने यूज करना स्टार्ट किया, फॉर्मुलेट करना, कल्चरल आर्टिफिशियली कल्चर करना स्टार्ट किया। तो जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बायो हर्बिसाइड्स ये कोई कंपाउंड है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी है कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, मतलब किसी भी प्लांट के या फिर माइक्रोब्स के ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं। ऑप्शन सी में है कि भाई कंपाउंड भी हो सकते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, है कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो ये कंपाउंड्स भी होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इससे बायो हर्बिसाइड से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है वो आप जो मैसेज बॉक्स है उसके अंदर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, ये चैप्टर अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।